नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। देश के निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के सबसे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। हम इस शो में बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी वो खबर जो आपको डायनामाइट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आज हम बताएंगे जज यशवंत वर्मा का आगे का भविष्य क्या है। इसकी परत दर परत हम कहानी आपको बताएंगे। यूं तो जस्टिस वर्मा का केस लगभग 2 महीने से सबके नजरों में है, लेकिन आज इसमें एक बेहद अहम मोड़ आया है। देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने रिटायरमेंट से महज 5 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जो तथ्य है वो काफ़ी चौंकाने वाला है और जस्टिस वर्मा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। पहले हम आपको बताएंगे कि पूरा विवाद है क्या और इसमें कब क्या हुआ। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मूल रूप से जज थे। इनका तबादला कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में होने पर इनको दिल्ली में लुटियन जोन्स में एक सरकारी बंगला मिला और इसी बंगले में 14 मार्च की रात को 11:35 में इनके घर के परिसर में एक स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम में आग लग गई और आग लगने के बाद दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। आग कैसे लगी यह आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। आग लगने के बाद जब दमकल कर्मी पहुंचे तो वे हैरान रह गए। वहां पर 500 के नोटों की गड्डियां बोरों में भरी हुई थीं और वो जली हुई हालत में थीं। इन अधजले नोटों को निकाला गया, वीडियो बनाया गया और फिर इसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को दी गई। फिर मामला मीडिया में उछला और उछलने के बाद 22 मार्च को इस मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश ने 3 सदस्यीय जजों की कमेटी बनाई। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। इस कमेटी ने पूरा समय लिया, लगभग 50 गवाहों से बातचीत की और उसके बाद 3 मई को अपनी सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी। संजीव खन्ना ने इस पर 48 घंटे में जस्टिस यशवंत वर्मा को अपना प्रत्युत्तर देने के लिए कहा। इस प्रत्युत्तर में कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर अपने आप को बेदाग बताया है और कहा है कि यह उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश है। इस जवाब से जस्टिस संजीव खन्ना संतुष्ट नहीं हैं और बताया जा रहा है कि 3 मई को 3 सदस्यीय जजों की जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को एक दिन बाद सौंपी थी मुख्य न्यायाधीश को। इसके बाद आज बड़ी खबर यह आई कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रत्युत्तर को दोनों को एक साथ अपने पत्र के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने यशवंत वर्मा को सलाह दी है कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वे अपने आप को बेदाग और अपने खिलाफ की गई एक साजिश का हिस्सा इस पूरे प्रकरण को मानते हैं। ऐसे में अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास मुख्य न्यायाधीश का पत्र पहुंच चुका है और यह पत्र उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में महाभियोग की शक्ल ले सकता है। अब हम बताते हैं आपको कि महाभियोग कैसे लाया जाता है और उस पर क्या कार्रवाई होने की संभावना है। संसद में लाया जाने वाला महाभियोग यदि पास होता है
तो फिर जस्टिस वर्मा की बहुत किरकिरी हो सकती है और उन्हें अंततः अपने पद को गंवाना होगा। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि वे इस्तीफा देकर कुछ इज्जत बचा लें। यहाँ पर सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी लोग पूछ रहे हैं। आम लोगों में चर्चा है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने काफ़ी अच्छा कार्य किया कि जो नोटों के बंडल जले हुए मिले उसके वीडियो को इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह वीडियो नहीं पड़ते तो शायद किसी को यह पता भी नहीं चलता कि वहां पर किस तरह से धन की बरामदगी हुई, किस तरह अधजले नोट पाए गए। जब जस्टिस संजीव खन्ना ने इस तरह की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता दिखाई तो फिर लोग यहां सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर देते। क्यों नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सफाई में जो प्रत्युत्तर दिया उसे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता, ताकि आम जनता भी फैसला करती कि क्या सच है। बहरहाल अब देखना बहुत दिलचस्प होगा आगे क्या होता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक जज यशवंत वर्मा का नहीं है, यह मामला न्यायपालिका की साख का है। देश में आज भी न्यायपालिका के लिए आम लोगों के मन में बहुत ही अधिक सम्मान और इज्जत है। इसे बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को कुछ न कुछ कठोर कदम और उठाने होंगे। वे कदम पारदर्शिता से जुड़े हो सकते हैं। यूं तो बहुत सारे लोग जस्टिस यशवंत वर्मा के पक्ष में भी हैं। बहुत सारे लोग डायनामाइट न्यूज़ को फ़ोन कर कर कहते हैं, जिनमें तमाम वकील और तमाम अच्छे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, कि उनकी गिनती एक ईमानदार जज के रूप में होती रही है। सवाल यह है कि यदि उनके पास जस्टिस वर्मा को लगता है कि उनके साथ कोई साजिश रची गई तो इसका सबूत भी उन्हें ही देना पड़ेगा। उन्हें ही साबित करना पड़ेगा कि वे कैसे बेदाग हैं, या फिर षड्यंत्र में कौन लोग शामिल हैं। इसे जांच समिति को भी देखना चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि यदि जस्टिस वर्मा के घर पर नोट जो मिले हैं उसमें उनकी संलिप्तता जांच एजेंसियों को मिल जाती है तो फिर ये ईडी और सीबीआई के राडार पर भी जस्टिस यशवंत वर्मा आएंगी। यदि वाकई जांच में यह पुष्ट हो जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं तो फिर आने वाले समय में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां भी अपनी कार्रवाई विधिक तौर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगी। अब हम आपको बताते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की पृष्ठभूमि ये हैं कौन। डायनामाइट न्यूज की रिसर्च टीम ने जब इनका इतिहास खंगाला तो पता लगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। 6 जनवरी 1969 को इनका जन्म हुआ। पढ़ाई इन्होंने दिल्ली से की। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद 1992 में मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री इन्होंने हासिल की। 8 अगस्त 1992 से उन्होंने बतौर वकील कार्य करना प्रारंभ किया। एक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की, जहां उन्होंने संवैधानिक, औद्योगिक विवाद, कारपोरेट, कराधान, पर्यावरण और अन्य दीवानी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। जब इनका नाम इस विवाद में आया तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनका तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए कर दिया। इसके बाद वहां वकीलों का गुस्सा देखने को मिला। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति पर करप्शन के आरोप लगे हैं और आप दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं रख सकते तो फिर आप कैसे इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हैं। सवाल भी वाजिब था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपने फैसले पर अडिग रहा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबादले पर कोई भी पुनर्विचार नहीं किया। यह जरूर था कि दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कहा गया था कि जब तक जांच कमेटी अपना कार्य पूरा नहीं कर लेती या फिर इस मामले में इनकी संलिप्तता का फैसला नहीं हो जाता
तब तक इन्हें कोई भी न्यायिक कार्य न दिया जाए। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जस्टिस यशवंत वर्मा का भविष्य क्या होता है। फिलहाल जिस तरह से संजीव खन्ना ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यशवंत वर्मा की मुसीबत बढ़ेगी। या तो उन्हें स्वयं इस्तीफा देना होगा या फिर महाभियोग के जरिए उन्हें हटा दिया जाएगा। डायनामाइट न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।